नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा आप सभी को मालूम है कि भारतीय भूगोल में नदी तंत्र चल रहा है। दोस्तों, ये उस सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ उनके लिंक दिए हुए हैं। पहले उन वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए और आपका दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट के द्वारा लिया जाने वाला किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, नदियों से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, हमने इनको बहुत ही एक मैनर्ड वे में देखा है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखा है और वही नदियाँ देखें जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आप इस वीडियो को आपको क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं, हम इतनी आपको फैक्ट्स, इतनी जानकारी, इतना कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं जितना आपका 2 घंटे की क्लास में नहीं दिया जाता, उतना हम 20 से 25 मिनट या आधा घंटे में देने की कोशिश करते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इनमें से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमने जो आपकी नदियाँ थी, भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा था। एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने 3 भागों में बांटा था। आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें दोस्तों आपकी अरब सागर, और अरब सागर का कल मैंने बताया था दोस्तों, ये आपका भारत का मैप है। तो इधर से जब आप इधर आओगे तो आजकल दोस्तों कई एग्जामों में ये ट्रेंड चल गया कि आपको 4 नदियां दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इनका आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम। दोस्तों, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण, इस क्रम में आपको सजाना होता है। तो दोस्तों, कल हमने ये नदियां देखी थी और इन नदियों की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। और दोस्तों, आपको ये उत्तर से दक्षिण का क्रम तो याद करवाएगी, यानी कि आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी याद करवा देगी। दोस्तों, ये 10 नदियां हैं और भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन वो अपने एग्जाम के लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, कल आपको ये लू, समानता, मांझू, एसपी, भरत, यानी कि लूणी नदी, आपकी साबरमती नदी, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, ये श्रावती, आपकी पेरियार और भरतपुजा, इन नदियों का दोस्तों हमने बहुत डिटेल अध्ययन किया था। आज हमारा जो विषय है वो विषय है हमारा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियां। और इनमें तो दोस्तों जो मुख्य मुख्य नदियां हैं वो ये हैं आपकी दामोदर नदी, आपकी स्वर्णरेखा नदी, आपकी वैतरणी नदी, आपकी ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी। दोस्तों, अगर आपने इन नदियों का अध्ययन कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इनका भी मैंने आपको एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक से ही मैं आपको इनको याद कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक मैं पेज ले लेता हूँ और दोस्तों ये आपका एक अपन ब्लैंक भारत का मैप बना लेते हैं। दोस्तों, जब हमने गंगा नदी पढ़ा था तो गंगा नदी को मैंने ये बताया था कि ये 2 शाखाओं में बट गई थी। एक थी आपकी पश्चिमी शाखा जिसको हमने कहा था हुगली नदी, ये आपकी दोस्तों हुगली नदी। लेकिन हुगली नदी आपकी ये तो गंगा की वितरणी का है, इसलिए ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नहीं है। अब इसके बाद में से जो नदियां आई वो दोस्तों आपकी दामोदर नदी, फिर आपकी सोन नदी, फिर इसके बाद में वैतरणी नदी, फिर इसके बाद में आपकी ब्राह्मणी नदी, फिर आपकी महानदी, फिर आपकी गोदावरी नदी, फिर इसके बाद में कृष्णा नदी, फिर आपकी कृष्णा के बाद में पेरियार नदी, फिर आपकी कावेरी नदी, कावेरी नदी के बाद में वेगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। दोस्तों, ये क्रम है इनका आपका उत्तर से दक्षिण का। दोस्तों, कई बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स नहीं बना पा रहे। बच्चों, आपको मैं नोट्स इससे मतलब धीरे धीरे मैं आपको हर एक मतलब पॉइंट इसमें लिखवा रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को नॉन स्टॉप आपको देखना है। फर्स्ट टाइम इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है। पहली बार बिना कोई नोट्स बनाए हुए इसको नॉन स्टॉप आपको देखना है, सुनना है, और फिर अगले टाइम में इसको बीच में रोक रोक के और अपने नोट्स बनाने। तो दोस्तों, आपको उत्तर से जो दक्षिण का क्रम है वो कैसे याद रखना है। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत रिलेवेंट ट्रिक है और
दोस्तों एक आपको सेंटेंस याद रखना पड़ेगा, वो है दास व बाम। मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का दास व बाम, जी के पका। क्या कह रहे हैं हम? दास व बाम जी के पका। और दोस्तों ये एक शब्द ऐसे ही याद रख लेना, वेता। इसको ऐसे ही याद रख लेना, वेता। अब देखो दा से क्या हो जाएगा आपका? दामोदर नदी। दा से दामोदर नदी। से स्वर्ण रेखा नदी। से स्वर्ण रेखा नदी। और आपकी वैसे आपकी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी। बा से आपका ब्राह्मणी नदी। और मैं से आपका महानदी। जी से आपकी गोदावरी नदी। और के से आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। और पी से आपकी पेनार नदी। पेनार नदी। और का से आपकी कावेरी नदी। और इस वेता से दोस्तों आपका वेगही नदी। वेगही नदी। और ता से आपकी है ताम्रपणी नदी। ताम्रपणी नदी। तो दोस्तों ये क्रम है। इस क्रम को आप अपने नोटबुक में जब आप हेडिंग डालोगे कि बंगाल की खाड़ियों की नदियां, तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिखोगे। हेडिंग लिख के आप इन नदियों के ऐसे नाम लिखोगे, तब आपके नोट्स अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक नदी का बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। दोस्तों मैंने आपका हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो कंपैरिजन था या इनकी जो विशेषताएं थी वो पहले के वीडियो में ही करवा दी थी। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में जितने भी फैक्ट होंगे दोस्तों मैं आपको वो सब के सब फैक्ट यहाँ आपको लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ आपकी देखो ये हुगली नदी। अब हुगली के बाद में पहली नदी आपकी, अब दोस्तों आप हेडिंग डालो और वो हेडिंग रहेगी आपकी दामोदर नदी। दोस्तों आप कहते हो नोट्स नहीं बनते, नोट्स कैसे नहीं बनते? अब आप हेडिंग डालो दामोदर नदी, और दामोदर नदी में जैसे जैसे मैं आपको फैक्ट लिखवा रहा हूँ आप इनको लिखते जाइए तो आपके नोट्स अपने आप बन जाएंगे। 2-3 बार आप रिवीजन करोगे तो दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको पहला पॉइंट मैं दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं। दोस्तों ये आपका जो क्षेत्र है, यहाँ आपका एक छोटा नागपुर का पठार है, ये हम सभी को मालूम है। ये आपका छोटा नागपुर का क्या है, पठार है। दोस्तों इसका जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं आपका उत्तरी पठारी भाग, और इसका दूसरा नाम है दोस्तों हजारीबाग। हजारीबाग का पठार। और इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी भाग है, इसको बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार। तो आप ये ध्यान में रखना कि छोटे नागपुर पठार के ही हमने क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए। वैसे ही छोटा नागपुर का पठार बहुत छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ है, लेकिन अपने को मुख्य रूप से 2 भागों में, यानी उत्तरी जो भाग है वो आपका हजारीबाग का पठार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है वो आपका बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से फैला हुआ है, और जो आपका नीचे वाला भाग है अर्थात दक्षिणी, वो आपका रांची का पठार, यानी कि जो झारखंड की राजधानी रांची है उस वो पठार के नाम से। तो दोस्तों दामोदर नदी, अब आपको इसमें डालना पहला पॉइंट, दामोदर नदी का आपका उद्गम डालना है दोस्तों। और ये दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम होता है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से। लेकिन दोस्तों आपका इससे भी आगे जाके वो ये पूछ ले छोटा नागपुर पठार में भी कौन सा, तो ये दोस्तों आपका होता है हजारीबाग। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, कई किताबों में आपको हजारीबाग मिलेगा, कई में छोटा नागपुर पठार मिलेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। हजारीबाग का जो पठार है वो छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। तो आपका ये हजारीबाग का पठार। इसके बाद में से दोस्तों ये आपका छोटे नागपुर के पठार को सबसे, ये आपकी जो नदी है छोटा नागपुर के पठार की ये सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट, ये छोटे नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। आपकी दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को बराबर 2 भागों में
बांटती है। इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखना, ये एक भ्रंश घाटी में से बहती है। जैसे दोस्तों आपकी नर्मदा और तापी नदियां, नर्मदा व तापी नदियां आपकी भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये आपकी दामोदर नदी भी आपकी छोटे नागपुर के पठार पर भ्रंश घाटी में बहती है। दोस्तों भ्रंश घाटी क्या होती है, इसका मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपके दो पर्वत है, मान लो कि ये दो पर्वत आ गए, इसमें आपका एक पर्वत ये और ये, अब इनके बीच में जो ये गड्ढे नुमा ये संरचना है, इसको आपका भ्रंश घाटी बोलते हैं दोस्तों, इसको कि भ्रंश घाटी में। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैं 1 मिनट लूंगा आपका, कि जब कल हमने देखा था आपका नर्मदा नदी, ये कल वाले टॉपिक के लिए नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के मैंने आपको बताया था इसके आपके उत्तर में तो है विंध्यन पर्वत, तो मान लो कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका विंध्यन पर्वत हो गया, और इसके बाद में ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत, ये आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया और ये विंध्यन हो गया। अब इसमें आपकी नर्मदा नदी बह रही थी। अब दोस्तों यही बात मैं करूं, ये आपका सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ आपका अजंता पर्वत, इसको मान लो कि ये अजंता हो गया, ये आपका क्या हो गया, अजंता वाला हो गया। ये आपका मैं इसको अजंता वाला बता देता हूं, ये आपका क्या हो गया, अजंता, ये आपका विंध्यन, ये सतपुड़ा और ये अजंता। तो दोस्तों आपसे कभी पूछ ले कि नर्मदा नदी है वो किन किन के बीच में बहती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा। तापी नदी बहती है दोस्तों आपका सतपुड़ा और अजंता के बीच में। तो प्रश्न यह आ जाएगा कि आपका नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो आप क्या कहोगे, विंध्यन, और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी है, तो आप कहोगे सतपुड़ा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तापी नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप क्या कहोगे, सतपुड़ा, और आप कहोगे कि तापी के दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप क्या कहोगे, अजंता। तो दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो विंध्यन है, देखो आपका सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण में है और तापी के उत्तर में है, तो इन चीजों से आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो दामोदर नदी है वो आपकी भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये छोटा जो नागपुर के पठार है उसको दो भागों में काटती हुई बहती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, घाटी की जो संकल्पना है वो चीज आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों आपको एक बात और, अपन जब छोटे थे तब से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपका जो बंगाल की नदी को है, सॉरी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, शोक कहा जाता है। पहले इसमें दोस्तों अनियमित रूप से क्या आती रहती थी, बाढ़ आती रहती थी, इसलिए इनको बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अब ये आपकी बंगाल के लिए वरदान साबित हो चुकी हैं। दोस्तों अगर इसकी आप सहायक नदियां याद रखना चाहो तो इसकी जो दामोदर नदी की दो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, एक का नाम है आपका बराकर व एक का नाम है आपका कुन्नूर। बराकर व कुन्नूर। दोस्तों दामोदर नदी में हमने क्या देखा, हमने बहुत छोटी छोटी चीजें देखी। इसका उद्गम आपका छोटा नागपुर के पठार से, हजारीबाग का पठार भी आप बोल सकते हो। छोटे नागपुर के पठार को, ये सबसे लंबी नदी है, छोटे नागपुर के पठार को ये क्या करती है, दो भागों में आपको क्या करती है, बांटती है, इसलिए ये भ्रंश घाटी में से होकर बहती है। और आपका बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और आपकी ये चीजें दामोदर नदी के बारे में आपको इतना ही रखना है। और हाँ, इसका आपका जो संगम होता है ये आपका हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में ये आपका हुगली नदी में जाकर क्या हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। यानी कि दामोदर नदी डायरेक्ट अपना जल वो बंगाल की खाड़ी में लेकर नहीं जाती, ये किस में अपना जल विलीन करती है, ये जल अपना हुगली नदी में विलीन करती है। दोस्तों हम इसी ट्रिक के अनुसार चलेंगे ताकि किसी भी नदी आपकी छूटे नहीं, यानी कि आपका दास व बाम। दोस्तों देखो इतना सा छोटा सा याद करने के कारण आपका उत्तर से दक्षिण की क्रम की 5 नदियां याद हो गई, दास व बाम, दामोदर, स्वर्णरेखा, आपका वेतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। अब दोस्तों ये नदी हो गई। अब दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है इसका भी आपका छोटा नागपुर के पठार से होता है। उद्गम आप पहला हेडिंग डाल दीजिए,
उद्गम आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। लेकिन दोस्तों दामोदर नदी में जब मैंने बताया था हजारीबाग से, ठीक उसी इसका होता है आपका रांची के पठार से, रांची के पठार। दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि रांची का पठार कहीं और नहीं है, छोटा नागपुर के दक्षिणी भाग को ही हम रांची का पठार बोलते हैं। तो कहीं आप इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना कि रांची का पठार आपका क्या है। रांची का पठार है वो आपका, रांची का पठार आपके छोटे नागपुर के पठार का ही दक्षिणी भाग है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इसका जो आपका संगम होता है वो आपका होता है, ये आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल होते हुए आपकी ये सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। और दोस्तों अब इसके बारे में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल दोस्तों ये आपको अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दोस्तों आप कहोगे स्वर्ण नदी को, स्वर्ण रेखा नदी को, स्वर्ण रेखा नदी को, स्वर्ण रेखा नदी को भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यानी कि आपका जैविक मरुस्थल स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर के पठार पे बहुत ज़्यादा खनिज हैं, तो यहाँ आपके बहुत ज़्यादा आपके कारखाने या औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं। तो उन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वो इस स्वर्ण रेखा नदी में डाला जाता है, इसलिए ये नदी आपकी बहुत ज़्यादा अपशिष्ट आपका प्रदूषित नदी है। ये नदी है आपकी बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो इस नदी में आपका कोई जलीय जीव जंतु नहीं है, कोई जलीय जीव जंतु नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। दोस्तों हम भी अगर जिस धरती में आपका जमीन में कोई उपजता नहीं है तो उसको हम मरुस्थल ही तो बोलते हैं, या उसको हम उत्सर्ग बोलते हैं। तो यहाँ नदी में क्या आपका उत्पन्न होगा, नदी में जलीय जीव जंतु उत्पन्न होंगे, अगर वो उत्पन्न नहीं हो रहे थे इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्या है, जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अगली दोस्तों हम छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों, इनमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये पॉइंट बनाने के हैं, याद रखना है, अपना काम हो जाएगा। दोस्तों स्वर्ण रेखा हो गई। अब तीसरी है आपकी दोस्तों वैतरणी नदी। दोस्तों इसका आपका उद्गम देखना है, उद्गम है आपका क्योंझर का पठार, आपका ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा में आपका क्योंझर के पठार से ये नदी आपकी निकलती है। और दोस्तों इसका आपको संगम बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है, संगम। बस वैतरणी नदी के बारे में आपको दो ही याद रखना है, क्योंझर का पठार यानी उड़ीसा से आपकी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है दोस्तों, संगम हो जाता है। फिर आपका एक छोटी सी नदी और है जो है आपकी ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। दोस्तों इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से। अब आपको मालूम है छोटा नागपुर का पठार झारखंड व बिहार में है, और छोटा नागपुर के पठार में भी दोस्तों ये रांची के पठार से, रांची के पठार से होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये आपकी जो नदी है वो दो शाखाओं से मिलने से बनती है, दो शाखाओं से मिलने से बनती है। एक का नाम है आपका कोयल व दूसरी का नाम है कोयल व शंख नदी। दोस्तों इस शंख नदी को कई बार सांख नदी भी बोलते हैं, सांख नदी। तो प्रश्न आ जाए कि आपकी ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार या रांची के पठार से, कोयल व सांख इसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इसकी ये क्या है, दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, दो महत्वपूर्ण इसकी क्या है, शाखाएं। दोस्तों अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, एक राजस्थान में भी आपकी ब्राह्मणी नदी है, या उसी का नाम ब्राह्मणी या उसी का नाम आपकी बामणी नदी है। तो दोस्तों क्या आप ये याद कर पा रहे हो कि इस ब्राह्मणी नदी ये किसकी सहायक नदी है, एक तो किसकी सहायक नदी है और दूसरी बात इसका उद्गम कहां से होता है। राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम है आपकी ब्राह्मणी नदी,
उस ब्राह्मणी नदी का आपका उद्गम बताना है आपको कि उस ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है और कौन से जिले से निकल रही है। जो राजस्थान के बच्चे हैं, जो अभियान क्लासेस के बच्चे हैं, वो तो इसका कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल कमेंट करेंगे कि सर आपकी जो ब्राह्मणी नदी राजस्थान वाली है उसका उद्गम आपको देखना है। अगली नदी दोस्तों यानी कि हमने दास व बा यानी 4 नदियां हम कर चुके हैं। अब दोस्तों हमारी 5वीं नदी है, मैं से आपकी आ जाएगी महानदी। मैं से आ जाएगी आपकी दोस्तों महानदी। महानदी। अब दोस्तों ये ध्यान रखो, महानदी का आपका उद्गम 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 है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों एक आपका दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों आपको एक बात बताऊं मैं, ये दंडकारण्य का पठार वही पठार है जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने आपका जो चातुर्मास यानी कि जो 4 महीने का जो समय बिताया था, ये वही क्षेत्र है। तो आपका छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है और इसके पास में एक जगह है जिसका नाम है सिहावा। अगर दोस्तों सिहावा ऑप्शन में ना हो और आपका अमरकंटक भी हो तो आपका अमरकंटक भी आपका ऑप्शन चल जाएगा, लेकिन अगर सिहावा ऑप्शन में है तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। यानी दंडकारण्य पठार में आपकी कौन सी जगह से? सिहावा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों ये आपकी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। बंगाल की खाड़ी में आपका अटक कहां पे? उड़ीसा में अटक आपकी जगह है, वहां इसका क्या होता है? ये डेल्टा बनाती हुई कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा आपका पसीना हो रहा है, आप देख सकते हो। ये आपका पसीना के हाथ के कारण ही ये मतलब जो आपका कागज है वो गीला हो रहा है। तो दोस्तों आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मेरे को आशा है। तो आपका देखो महानदी उद्गम आपने देख लिया, दंडकारण्य का पठार जहां भगवान श्री रामचंद्र ने आपका चातुर्मास बिताया था, ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। दोस्तों अब आपको ये कभी अकेला ये पूछ ले कि बताओ दंडकारण्य का पठार कहाँ है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में है। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज देख ली और आपका सिहावा या अमरकंटक ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इनकी आपकी सहायक नदियां, ये भी आपकी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब देखते हैं दोस्तों हम इनकी सहायक नदियां। दोस्तों 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो अपन देखते हैं। सहायक नदियां दोस्तों यहां मैं आपका एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों ये अपना देखो, ये आपका भारत है। अब जैसे मान लो कि ये आपकी महानदी बह रही है और दोस्तों ये आपकी दिशा हो गई आपकी उत्तर दिशा, और ये इधर से कोई नदी आकर मिल रही है तो उसको कहेंगे हम दक्षिणी भाग से। तो दोस्तों आप अगर देखो इधर मुंह करके खड़े रहोगे तो ये आपका बायां भाग होगा। तो प्रश्न आ जाएगी उत्तर दिशा से या बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां, और इसको बोलोगे आपका दक्षिणी दिशा से या दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, तो आप हेडिंग डाल दो महानदी की सहायक नदियां। और वो भी आपकी सहायक नदियों में भी आपका कौन सा, यानी कि आपका उत्तर दिशा या बाईं तरफ से मिलने वाली। दोस्तों एक एक दो नाम आपको याद रखने, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेने, क्योंकि आपका इतने डीप में जाके इनसे प्रश्न नहीं बढ़ेंगे। आपका दक्षिण दिशा या आपका इसी को बोलते हैं दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। इनमें दोस्तों आपको 1-2 नाम याद रखने हैं आपको। आपका एक नदी है आपका शिवनाथ और दूसरी नदी है हसदो नदी। एक नदी है शिवनाथ और एक नदी है आपका हसदो नदी। और दक्षिण से मिलने वाली नदियों को में भी आपको 2 नदियां याद रखनी है। एक नदी है आपकी जोंक नदी और एक है आपकी तेल नदी। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आपका हमने महानदी में क्या क्या देखा, उसका उद्गम देखा, संगम देखा, उसकी सहायक नदियां देखी, शिवनाथ व हसदो, जोंक व तेल।
और दोस्तों आपने नाम सुना होगा हीराकुंड बांध, वैसे हम बांध बाद में लेंगे, लेकिन हीराकुंड बांध ये आपका महानदी पर ही है, महानदी पर उड़ीसा में ही ये। वैसे बांध का हमें सेपरेट आपका वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी आप इसमें ध्यान रखना। तो दोस्तों अपना क्या कितनी नदियां हो चुकी, 5 नदियां हो चुकी। अब हमारी छठी नदी है आपकी, देखो आपका दास व बाम, यानी कि दास व बाम पूरा हो चुका है, दास व बाम जी के। अब जी से हम लिखेंगे गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न बनता ही बनता है। गोदावरी नदी दोस्तों ये आपका यहाँ महाराष्ट्र में एक आपका नासिक जिला है, नासिक में आपकी त्रयंबक या नासिक की पहाड़ियां भी हैं, उसमें एक जगह है आपका त्रयंबक, यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गोदावरी नदी में आप पहले जो इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिखो। दोस्तों आपकी पहला पॉइंट है इसका प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और दोस्तों ब्रैकेट में लिख लो इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। दक्षिणी प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी। दोस्तों दूसरा पॉइंट इसमें लिखो आपकी दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या वृहद गंगा, वृहद गंगा, वृहद गंगा। क्यों इसको दक्षिणी गंगा या वृहद गंगा इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इसकी लंबाई भी आपकी ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई या अपवाह क्षेत्र इसका दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको दक्षिणी भारत की आपका दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दोस्तों दक्षिणी भारत की गंगा नहीं, वो आगे नदी आएगी उसके बारे में बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना, आपका प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर है, और दक्षिण की गंगा या वृहद गंगा कहते हैं। और दोस्तों अब इसका अगला पॉइंट लिखो उद्गम। उद्गम दोस्तों है आपका महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में नासिक की पहाड़ियों में, नासिक की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबक, ये ध्यान रखना दोस्तों, त्रयंबक नामक स्थान से, नामक स्थान से। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये नदी आपका इसका प्रवाह क्षेत्र आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र से निकल रही है तो महाराष्ट्र तो होगा ही होगा, महाराष्ट्र, एमपी और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में दोस्तों ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इसकी हम अगर सहायक नदियां देखें, सहायक नदियां, गोदावरी नदी की अगर हम सहायक नदियां देखें तो दोस्तों इसकी सहायक नदियां थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वही इसमें आपका उत्तर की तरफ से या बायां क्रम से या दक्षिण दिशा से या आपका दायां क्रम से। तो दोस्तों आपका उत्तर दिशा में आपकी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी दूधना, पूर्णा, और दोस्तों ये देखना आपकी पेन गंगा। देखो पेन गंगा, अगली है आपकी वेन गंगा। दोस्तों कई बार तो आपको ये दायां बायां ना देके केवल इतना सा पूछा जाएगा कि भाई आपकी पेन गंगा या वेन गंगा कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है कि आपका दूधना, पूर्णा, पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा व इंद्रावती, इसकी आपकी किधर की बाएं किनारे से या उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और दक्षिण दिशा में दोस्तों एक ही नदी आती है और वो ध्यान रखना है मंजीरा, मंजीरा नदी, ये आपकी दक्षिण दिशा या दाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदी है। तो दोस्तों आपको इसमें यही चीज आपको याद रखनी थी कि ये आपको सहायक नदियां वेन गंगा और पेन गंगा और इंद्रावती,
इन 3 नदियों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और एक नदी मंजीरा नदी पर आपको फोकस करना है। दोस्तों ये आपकी क्या करती है, इसका संगम आपकी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आपका ये डेल्टा बनाती हुई क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सी 2 नदियों का डेल्टा आपस में मिल गया है, तो इसके बाद में अपन जो नदी पढ़ेंगे कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का डेल्टा अब एक दूसरे को क्या कर गए, आपके मिल गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपकी अगली नदी है और वो नदी है आपकी 7वें नंबर की, वो नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, दोस्तों कृष्णा नदी का आपको उद्गम वही आपका महाराष्ट्र में, उद्गम महाराष्ट्र में आपका महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। अब दोस्तों इसकी आपकी प्रवाह आप देखना चाहिए तो आपका वो महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में इसका आपका प्रवाह क्षेत्र है। अगला दोस्तों देखते हैं इसकी सहायक नदियां। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे को पंखा बंद करके ये वीडियो आपका लेक्चर शूट करना पड़ रहा है दोस्तों, तो आप इसको पूरा देखा करो और इसको मतलब आगे लाइक और शेयर भी किया करो दोस्तों। अब दोस्तों इसकी आपकी सहायक नदियां वो सहायक नदियां हैं आपकी दोस्तों। इसकी आपको 2 मुख्य सहायक नदियां ही है आपकी। एक है आपकी भीमा जो आपकी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, उत्तर दिशा से आपकी कौन सी नदी है, भीमा। और दक्षिण दिशा से आपकी है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों ये तुंग व भद्रा 2 नदियों से मिलकर तुंगभद्रा नदी बनी है। लेकिन दोस्तों इन तुंगभद्रा की और अन्य सहायक नदियां हैं, तो वो आपकी कृष्णा नदी की क्या हुई, उपसहायक नदियां हुई। तो दोस्तों उन नदियों के भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कृष्णा नदी की मेन सहायक नदियां दोस्तों भीमा व तुंगभद्रा। आपसे प्रश्न केवल इन 2 नामों को ही देकर पूछ लिया जाएगा कि भीमा व तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं। और दोस्तों अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप वहीं आप क्या हो जाओगे, परेशान। तो भीमा व तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की। और इसकी अन्य सहायक नदियां अगर पूछ लिया जाए, अन्य सहायक नदियां, इसमें दोस्तों आपको लिखना है आपका पंचगंगा, दूध गंगा। देखो दोस्तों एक गंगा शब्द लगा हुआ है ना, जैसे आपका पेन गंगा, वेन गंगा, वो किस में है, वो आपकी गोदावरी में है। तो देखो ये आपका पंचगंगा, दूध गंगा, आपका ये नदियां किसकी हैं, ये आपकी कृष्णा की हैं। दूसरी आपकी घाट प्रभा, माल प्रभा। दोस्तों ये देखो आपका सेम क्या कर रहे हैं, लग रही है, घाट प्रभा, माल प्रभा। तो दोस्तों वो आपको ऐसे दे देंगे, यानी कि पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा व मूसी नदी। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो मूसी नदी है ये आपकी जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद वो इसी मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे, मूसी नदी पर स्थित है। अब दोस्तों ये चीज हो गई। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, और मेरे को लगता है कि ये प्रश्न आपके मतलब एग्जाम के लिए, मतलब किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका मतलब यूपीएससी में तो ये आया हुआ है, आरएस हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न ये आपका आएगा। दोस्तों आपका ये जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है हंगरी नदी। इस हंगरी नदी को दोस्तों आपका जो हंगरी नदी है इसको कहा जाता है वेदावती नदी कहा जाता है। यह ध्यान में रखना दोस्तों, यानी कि तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है, हंगरी नदी, और इस हंगरी नदी को क्या कहा जाता है,
वेदावती नदी। तो दोस्तों ये आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से रखना है। तो दोस्तों अब आपका कृष्णा नदी का संगम वही बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में आपका गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए। दोस्तों आप कंफ्यूज मत हुआ करो, जो डेल्टा होता है ना, जैसे आपकी ये नदी आ रही है और ये ऐसे वितरिकाओं में बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो देखो ये दोस्तों आपका ये त्रिभुजाकार एक संरचना बढ़ जाती है। अगर आप देखो इसको तो ये त्रिभुजाकार संरचना बढ़ जाती है। इसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा। यानी कि नदी है वो अपने संगम स्थान पर या मुहाने पर आकर छोटी छोटी वितरणिकाओं में बढ़ जाती है दोस्तों, और इसी वितरणिकाओं को हम क्या कहेंगे, आपका डेल्टा कहते हैं। और दोस्तों एक यानी कि मैंने ये अपन बंगाल की खाड़ी वाली नदियां पढ़ रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, और हम जब पढ़ते हैं अरब सागर में, वो आपने सुना होगा एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी, या इसी एस्चुरी को बोलते हैं ज्वार नद मुख। दोस्तों ये सिंपल है, ये कुछ ही नहीं, ये आपका जैसे मान लो कि ये नदी आ रही है और ये नदी आकर के ये मान लो कि इसका ढाल थोड़ा सा तीव्र है, तो यह आपका एक तालाब नुमा संरचना बना देती है, या इसमें ये क्या कर देती है, खड्डा बना देती है। तो इसको हम बोलेंगे एस्चुरी या ज्वार नद मुख। और सिंपल आपका जो डेल्टा क्षेत्र इसको बोलेंगे। तो इनमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना। और आपका मैंने पहले ही बताया कि गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आपस में क्या कर चुका है, मिल चुका है। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं आपका अगला है आपका दोस्तों ये अपने कृष्णा नदी के बारे में था। यानी कि आप देखो वापस से दास व बाम, दास व बाम, जी के पका, और एक शब्द आपका क्या था, वेता। तो दोस्तों आपका देखो बाम भी हो चुका है और जी हो चुका और के हो चुका, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नदियां अपनी क्या हो गई पूरी। अब 8वीं नदी डालो आपकी पेन्नार नदी। 8वीं नदी है आपकी पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। अब दोस्तों यहां आप सुन रहे हो पेन्नार, और एक नदी आपने सुनी होगी पेरियार नदी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि ये पेरियार नदी कौन से प्रवाह क्रम की नदी है, कौन से प्रवाह क्रम की नदी है, और ये कौन से राज्य की नदी है, कौन से राज्य की नदी है। दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि एक तो दोस्तों इनमें कंफ्यूजन ऐसे ही होता है, यहां मेरे को कंपेयर करके पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो आप इन चीजों को, आप तो पेरियार और पेन्नार को मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो अब आपको ये देखना है पेरियार, क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरियार और पेन्नार, पेन्नार तो अब आपको मालूम चल गया कि बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है, लेकिन पेरियार, पेरियार इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो दोस्तों आपको वो चीजें याद होंगी। दोस्तों पेन्नार नदी आपका देखो उद्गम आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में एक आपका जिला है जिसका नाम है दोस्तों कोलार, कर्नाटक के कोलार जिले में उद्गम है। कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग पहाड़ी से, पहाड़ी का क्या नाम है दोस्तों, नंदी दुर्ग पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी से, नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है। दोस्तों अब देखो ये ऊपर आपकी क्या हो गई कृष्णा नदी, इसके नीचे क्या जाएगी कावेरी नदी, और ये बीच में कौन सी आ जाएगी पेन्नार नदी। तो प्रश्न याद है कि आपकी जो पेन्नार नदी है वो किन किन दो नदियों के आपके अपवाह क्षेत्र के बीच में इसका अपवाह क्षेत्र आता है। तो आपका कृष्णा नदी व आपका कौन सी नदी आ जाएगी कावेरी नदी के बीच में आ जाएगा। अब दोस्तों आपका इसमें अगला पॉइंट लिखना आपको इसकी सहायक नदियां। दोस्तों वैसे सहायक नदियों पे आप ज्यादा टेंशन मत लेना, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ कुछ महत्वपूर्ण इनकी है, वो नाम महत्वपूर्ण है, नदियां तो छोटी छोटी नदियां हैं। जैसे आपका जय मंगली, जय मंगली, जय मंगली व चित्रावली, व चित्रावली, चित्रावली, जय मंगली व चित्रावली किसकी सहायक नदियां हैं आपकी पेन्नार नदी की। दोस्तों पेरियार नदी में कंफ्यूज मत होना, और ये भी दोस्तों आपकी क्या हो जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। बस दोस्तों इनमें इतने तो दो पॉइंट याद रखने, उद्गम
संगम और आपका जयमंगली व चित्रावली आपने देख लिया। अब दोस्तों अपन देखते हैं अगली नदी है आपकी कावेरी नदी। अगली नदी देखते हैं आपकी, अगली नदी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी, और कावेरी नदी का दोस्तों आपका 2-4 पॉइंट इसमें और लिख लो। पहला है इसमें दोस्तों, ये आपकी जैसे हम उत्तर भारतीयों के लिए गंगा नदी पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से ये दक्षिण भारतीयों के लिए पवित्र नदी है, इसलिए इसको कहा जाता है आपका दक्षिणी भारत की गंगा। दक्षिणी भारत की गंगा। दोस्तों मैं यहां वापस से नोट लगा के आपको बता रहा हूं, आपका दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कौन सी है? गोदावरी है, गोदावरी है। दक्षिणी गंगा कौन सी है? गोदावरी है, और ये आपकी दक्षिणी भारत की गंगा। अगला पॉइंट लिखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र 12 मासी या आपकी 12 मासी या आपकी नित्यवाहिनी नदी, नित्यवाहिनी नदी। दोस्तों ये पहले इसका एक पॉइंट लिखो, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये आपकी नित्यवाहिनी या 12 मासी नदी क्यों है। इसका अगला पॉइंट लिखो आपका इसका उद्गम। दोस्तों इसका उद्गम है आपका कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में। इसका जो कर्नाटक राज्य का एक जिला है कुर्ग, और उसमें पहाड़ियां हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका आपका उद्गम होता है। और इसका आपका अपवा क्षेत्र कहां कहां हो जाएगा? कावेरी नदी का अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र इसका हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये आपको नोट करने हैं, यानी कि अपवा क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको लो मैं अच्छे से लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों थोड़ा सा आप इनमें इधर देखो दोस्तों, यहां आपका कर्नाटक पड़ता है और यहां से इधर से आपका प्रवाहित होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपका पहले वीडियो में बताया था कि आपकी प्रायद्वीपीय नदियों का जो जल का स्रोत है वो आपका वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि वर्षा होती है तो ये नदियां बहती हैं। तो दोस्तों इधर देखो, ये आपका क्या हो गया, इधर से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया तो इस नदी को, क्योंकि कर्नाटक से निकल रही है, तो यहाँ इसका जो ऊपरी अपवा क्षेत्र है इसको इस वाले आपके मानसून से पानी की प्राप्ति हो गई। और जब आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब लौटता हुआ मानसून आया ना दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है, और इसका अपवा क्षेत्र कहां पे है? तमिलनाडु में। तो आपका 6 महीने एक से और 6 महीने एक से, यानी कि 6 महीने दक्षिणी पश्चिम मानसून से और 6 महीने लौटते हुए मानसून से, ये अर्थात यानी कि इसमें हमेशा पानी का लेवल बना रहता है। तो प्रश्न ये आ जाए, दक्षिणी भारत की वो कौन सी नदी है, दक्षिणी भारत की वो कौन सी नदी है जो 12 मासी नदी है? या प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है, दक्षिणी भारत की वो कौन सी नदी है जो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून व लौटते हुए मानसून दोनों से आपकी वर्षा प्राप्त करती है। अब दोस्तों इसकी आपका थोड़ी सी क्या देख लो, सहायक नदियां देख लो। सहायक नदियों में भी दोस्तों आपकी वही आपका दाईं ओर से और बाईं ओर से क्रम आपका, चाहे इसको उत्तर का क्रम बोलो या आपका बाईं ओर से बोलो, या इसको आपका दाईं ओर से या इसको दक्षिण का क्रम बोलो। तो दोस्तों आप देखोगे ये आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में आपकी हेरंगी, आपका हेमावती, लोका पावनी, सिमसा व अक्रावती। दोस्तों इनसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको देखो कम से कम एक बार तो इनको नाम तो आपको सुनने को मिले ना। हेरंगी है, हेमावती है, लोका पावनी है, सिमसा व अक्रावती।
दोस्तों आपका दाईं ओर से या दक्षिणी भारत जो दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ एक है आपका कबबिनी, नदी का नाम है दोस्तों कबबिनी, और एक है आपका स्वर्णवती, सुवर्णवती। ये दोस्तों इसके दक्षिणी दिशा में आने वाली नदियां हैं। एकमात्र आपकी प्रायद्वीपीय पठार की बारहमासी नदी है। और दोस्तों इसी को आपका क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि इसको हिंदी में कहो आपका चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, क्योंकि इसके अपवा क्षेत्र में आपके जो चावल की खेती होती है वो बहुत अच्छी तरीके से या बहुत अच्छे से होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। तो दोस्तों देखो कावेरी नदी में आपको देखने के लिए बहुत सारी चीजें थी, आपका दक्षिण भारत की गंगा। और दोस्तों मैं क्लास में भी दोस्तों तभी बच्चों को ये हो पाता है, बच्चे क्या करते हैं इस वीडियो को मतलब इधर उधर 2 मिनट के लिए देखेंगे तो वो कैसे समझ पाएंगे। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ जैसे क्लास में आपको पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं आपको यहाँ हर चीज, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस चीज का फायदा उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ दोस्तों थोड़ी सी सर्टेन लिमिटेशंस रहती हैं दोस्तों। उद्गम हो गया, क्योंकि क्लास में तो हम कई बार रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों, कम से कम एक टॉपिक का कम से कम मैं 3-4 बार रिवीजन करवा देता हूं, आप लोगों को मालूम भी नहीं चलता। उद्गम कर्नाटक कुर्ग ब्रह्मगिरी अपवा क्षेत्र, कर्नाटक केरल तमिलनाडु हो गया। और दोस्तों आपका हेरंगी हेमावती लोकापावनी सिमसा व अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ कबबिनी व सुवर्णवती, आपका राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कावेरी नदी होगी। यानी कि अब दोस्तों आपका अगली नदी देखते हैं दोस्तों, आपकी जो शब्द मैंने आपको बताया था वेता, वेता शब्द था, वेता से दोस्तों उठा लो वेगई नदी, वेगई, वे से क्या हो जाएगा वेगई नदी। दोस्तों जो वेगई नदी है इसका आपका उद्गम दोस्तों बहुत छोटी छोटी नदियां, उद्गम आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में आपका मदुरई जिला पड़ता है, मदुरई, मदुरई जिले से, मदुरई जिले में वर्षा नद पहाड़ी से दोस्तों इसका आपका संगम है पाक की खाड़ी, आपका पाक की खाड़ी में इसका क्या होता है संगम होता है। दोस्तों मैं आपका इसी में आपका अगली नदी भी कवर कर देता हूं, बहुत छोटी सी नदी है दोस्तों, आपका ताम्रपणी नदी, ताम्रपणी नदी दोस्तों, क्योंकि आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम आपका देखो इधर से जा रहे हैं, उत्तर से आपका दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो आपका लास्ट में कौन आ गया तमिलनाडु राज्य। तो दोस्तों आपका ताम्रवती नदी है वो आपका कहाँ की है तमिलनाडु राज्य की है। वैसे वो छोटी नदियां दोस्तों आपको किताबों में मिलेंगी नहीं, टीचर पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई पता नहीं कहाँ से मतलब प्रश्न आ जाए या कोई क्रम आपको दे दे। तो ये आपका क्या है, ये आपकी तमिलनाडु राज्य में इसका उद्गम दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि मैंने आपको ये इतने नदियां हैं वो यहीं कवर करवा दिए। तमिलनाडु राज्य में आपका अगस्त्यमलाई पहाड़ी से, अगस्त्यमलाई पहाड़ी से। और दोस्तों इसका आपको संगम याद रखना है, संगम मन्नार की खाड़ी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी मैंने आपको देखो बता रखा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों ये आपका मन्नार की खाड़ी में आपका ताम्रपणी आपका उद्गम तमिलनाडु राज्य में अगस्त्यमलाई पहाड़ी से, संगम क्या हो जाएगा मन्नार की खाड़ी से। आपकी वैगई नदी तमिलनाडु राज्य में मदुरई जिले में कौन सी पहाड़ी है वर्षा नद पहाड़ी से, और आपका संगम क्या हो जाएगा पाक की खाड़ी में इसका संगम हो जाएगा। दोस्तों आज हमने दोस्तों 11 नदियां देखी हैं दोस्तों, 11 नदियों को आपको यहाँ पूरा मतलब इनकी पूरी डिटेल मैंने करवाई है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, इसके आपको कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों अच्छे के लिए थोड़ा सा कमेंट कर दो, या इसमें आपको कुछ सुधार चाहते हो
तो इसके लिए आप कुछ कमेंट कर सकते हो। इसको दोस्तों आप चैनल को अपने खुद और अपने लोगों से, जानकारों से इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दोस्तों आज का जो टेस्ट है वो आज मैंने टेस्ट नहीं रखा दोस्तों, ये जो टेस्ट है वो हम अब आपका जो नदियों का टॉपिक है वो नदियों का टॉपिक आपका क्या हो गया, पूरा हो चुका। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपका 1-2 मिनट का समय और लूंगा। इसमें देखो दोस्तों हमने कम से कम ये आपका देखो पूरा भारत, ये हमने भारत की नदियां कवर कर ली, जिसमें आपका सिंधु नदी से हमने कम से कम भी 10 नदियां कवर की हैं। फिर आपकी गंगा नदी में भी हमने कम से कम भी 10 से 15 नदियां कवर की हैं दोस्तों। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में भी हमने कम से कम आपकी 7 से 8 नदियां कवर की हैं या 10 नदियां कवर की हैं। फिर दोस्तों आपकी हमने कम से कम भी 10 से 12 नदियां हमने कहां से कवर की हैं, अरब सागर से कवर की हैं, और कम से कम 12 नदियां ही आपकी मैंने इधर वाली क्रम से की हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 25, 35, 47 कम से कम दोस्तों हम इन वीडियो में 50 से 55 नदियों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जब इसको देखोगे तो दोस्तों आपको 50-55 नदियों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। इन वीडियो को आपको दोस्तों, ये 5वां वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इनको क्रम से देख लोगे तो कम से कम आपके 2 घंटे के वीडियो हैं। इन 2 घंटे के वीडियो में दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा जो नदियों का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगला जो आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपका एक 50 नंबर का टेस्ट रहेगा, यानी कि 50 नंबर, और ये आपका 50 क्वेश्चन का रहेगा, 50 क्वेश्चन का रहेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको अभी बोल देता हूं कि ये जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपकी राजस्थान की नदियां रहेंगी और आपकी भारत की नदियां रहेंगी दोस्तों। इसमें आपके 20% राजस्थान की नदियों से आएंगे और 30% आएंगे भारत की नदियों से। ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको, ये जो प्रश्न है, ये पेपर, ये मैं आपको कल दूंगा। जैसे ही कल आपको दूंगा तो दोस्तों ये आपको करोगे और इनको फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आपको उसकी आंसर की दे दूंगा। और दोस्तों अपना जो कल वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा आपका नदियों पर स्थित आपके जलप्रपात, जो आपकी नदियों पर जितने जलप्रपात हैं, जैसे हमने देखा चुलिया जलप्रपात वगैरह, या आपका दूध सागर जलप्रपात, या जोग या गरसोपा जलप्रपात, या कुंचिकल जलप्रपात, ये जितने भी जिस राज्य में जिस नदी पर हैं उसे में हम देखेंगे। और फिर इसके बाद में हम झीलों वाला टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद में आपके बांध वगैरह टॉपिक कवर करके ये अपना जो टॉपिक हो वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। दोस्तों कम से कम आप ये चीज जानकारी तो दो, आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल आप बढ़ सके। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको लाइक करोगे और कमेंट और शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका दोस्त जय हिंद।